नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये ईएमआरएस का पेपर है। ठीक, ईएमआरएस का पेपर है। अब इसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, मनोविज्ञान या पेडागोजी। ठीक है, यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन देखेंगे। बता देता हूँ मैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो ये है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक, शेष अवस्था की अनुमानित आयु क्या है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित को पढ़िए। फिर विकास की किस अवस्था में व्यक्ति में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि कौशल और अवधारणाएं विकसित होती हैं। तो ये है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं 41 से। और ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर बताएंगे। ठीक है, तरीका क्या रहेगा। तरीका ये रहेगा, खुद से पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। आई समझ में, चाहे वो सही जा या गलत जा, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो रहा है, तो आपको याद होगा वो। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन करेक्ट आंसर देखेंगे, जो साथ के साथ में क्लियर हो जाएगा। बताइए पहले में क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास का संबंध केवल मात्रात्मक परिवर्तन से, विकास मतलब डेवलपमेंट, वृद्धि मतलब ग्रोथ, विकास दोनों के साथ साथ चलता है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन है। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। बताइए भाई क्या करें अब इसमें। विकास का संबंध केवल कथन सही है। विकास का संबंध केवल मात्रात्मक परिवर्तन से है, कथन सही है। नहीं, मात्रात्मक तो ग्रोथ से होता है, जैसे कि शरीर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आकार की वृद्धि हो रही है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, ये भी सही बात है, कथन सही है। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक, नहीं, वृद्धि का गुणात्मक नहीं आएगा, विकास का आएगा गुणात्मक। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत नहीं चलता है विकास। चलने को तो चलता है जीवन पर्यंत विकास, लेकिन वो वृद्धि है ना, वो रुक जाती है। क्योंकि जो कोई, जैसे कि कोई 60 साल का है तो 60 साल में वो बीए क्लियर करता है। या फिर जो जिसको मलाल था किसी चीज़ या किसी भाषा सीखने का, तो वो 60 साल में भी सीख सकता है। ठीक है, तो क्या करें भाई इसमें, बताइए। नहीं, ये करें क्या इसमें। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन, वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन है, इसको तो भूल जाओ। विकास एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है। विकास एक जीवंत, एक तो ये ले है ना, वृद्धि विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, कथन सही है। वृद्धि और विकास यही करते हैं ना, बी, ये दो। ये जो है ना 41 में 41 गलत है भाई। 41 का मतलब है 4, कथन सही है। विकास एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है। हाँ, ये सही था यार अपना उदाहरण, है ना, लेकिन कायम नहीं रहे अपन। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, तो क्यों, जब जैसे कि विकास है, अब भाई कोई बच्चा है तो वो ज़्यादातर 18 साल तक उसकी लंबाई बढ़ेगी, या फिर 20 साल तक बढ़ेगी, या फिर खींच के 22 साल तक बढ़ेगी। इसके बाद में तो लंबाई वगैरह का बढ़ना रुक जाता है ना, फिर वो विकास ही तो चला। तो वृद्धि विकास साथ साथ कैसे चले। सही है ना, विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। शेष अवस्था की अनुमानित आयु क्या है, बताइए। शेष अवस्था 0 से 6 या फिर 0 से 2 है। तो बाल अवस्था क्या है, बाल अवस्था। किशोर अवस्था क्या है, 12 से 18-19 होना चाहिए ये जो किशोर अवस्था है जो। तो क्या कर रहे हैं अब इसमें, शेष अवस्था की अनुमानित आयु क्या है। तो 1 से 4 वर्ष तक नहीं करेंगे, है ना, 2 से 5 वर्ष ही नहीं करेंगे, जन्म से 2, हाँ 0 से 2 वर्ष करते हैं ना, 0 से 2। तो 42 में 2 तो सही है ना, जन्म से 2 वर्ष तक। निम्नांकित को पढ़िए। बालक दैहिक स्थायित्व सीख रहा है। हल्के में लेने की कतई भूल ना करें भाई, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये 2023 का पेपर है। ठीक है, और जो प्री है ना उनके लिए काम का है, क्योंकि जो 60 नंबर है ना वो मनोविज्ञान पेडागोजी उसके क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में, ईएमआरएस में। ठीक है, और प्री में 1/3 नेगेटिव है। आई बात समझ में, मेन में भी 1/3 है। ठीक है, वो तो जो KBS NBS है ना, प्री में तो 1/3 है, लेकिन जो मेन है ना उनमें 1/4 है। आई बात समझ में।
तो कतई लेने की ज़रूरत भूल ना करें। और वो जो है ना KBS NBS, उनमें तो क्या है कि 20-20 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर उनके। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसमें 60 क्वेश्चन है, जैसे कि शिक्षा नीति के है ना 10 क्वेश्चन NEP 2020 के। इसके बाद में 30 क्वेश्चन ये मनोविज्ञान के, 20 क्वेश्चन ये शिक्षण अभिरुचि, ये पेडागोजी के। ठीक, तो कुल ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के रहे 10-12 वो वो हिंदी करंट GK है ना, वो है। तो ये जो 60 है ना, ये बड़ा खेल है। ठीक है, और ये नेगेटिव करवाएंगे। पहले तो 1/4 थी, अब 1/3 है वही नेगेटिव। तो ये पढ़ना ही पड़ेगा अगर क्लियर करनी है तो। और ये वैसे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये मनोविज्ञान आ ही जाती है, जिसमें भी मनोविज्ञान आती है उन सभी के लिए काम का ही है सिलेबस के हिसाब से। बताइए क्या करें इसमें। बालक दैहिक स्थायित्व सीख रहा है। बालक चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है। बालक अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं की नकल कर सकता है। तो उपयुक्त आधार पर बालक विकास के किस चरण में क्या सहसावस्था करेगा? सहसावस्था है ना, घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है, स्थायित्व सीख रहा है। यहाँ पर प्रवृत्ति बाल्यकाल, किशोरावस्था तो बिल्कुल नहीं है ना, किशोरावस्था तो बहुत बड़ी बात आ गई। ये तो बात कर रहा है नकल कर सकता है। यहाँ पर घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है ना, तो ये तो किशोरावस्था नहीं है। और सहसावस्था करे एक तो, और यहाँ पर करे आरंभिक बाल्यकाल। क्या करें, सहसावस्था ही करते हैं ना, दिखाने 0 100 2। अब 3 4 तो नहीं है, या तो एक है या दो, एक करते हैं। 43 में एक सही है। ठीक, 43 में एक सही है, सहसावस्था है। तो बताइए किसकी पहचान है ये? बालक दैहिक स्थायित्व सीख रहा है। अब वो क्वेश्चन दे देगा, बताइए बालक दैहिक स्थायित्व सीखता है कौन सी अवस्था में? सहसावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में? अभी समझ में। तो बालक दैहिक स्थायित्व सीख रहा है सहसावस्था में। बालक चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है। ठीक है। बालक अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं की नकल कर सकता है। ये तीनों सही है, और ये तीनों जो विशेषता है वो सहसावस्था की है। विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए, अभिक्षमता को क्या बोलते हैं? क्या एप्टीट्यूड है? तो एटीट्यूड किसको बोलते हैं? अब ये तो पता है, जो एप्टीट्यूड है ना वो बेस्ट होता है एटीट्यूड से। एटीट्यूड वही है कि भाई जैसे कि जॉब लग गई उसकी, तो वही उसमें एटीट्यूड आ गया है ना। अभिक्षमता का मतलब देखते हैं। अभिक्षमता ए विच इज द स्टेज डेवलपमेंट इंटेलिजेंस स्किल एंड कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर ए सिविल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट अमोंग इंडिविजुअल्स। इसमें अलग नाम है वही, इस अभिक्षमता का यहाँ अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है यहाँ पे। विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता है ना। अभिक्षमता का मतलब होता है योग्यता ही है, योग्यता। ठीक है, यानी कि भाई वो तो तगड़ा है। ठीक, उसमें इस प्रकार की क्षमता है कि वो 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता है लगातार, है ना, ऐसे वो उसके लिए है अभिक्षमता। तो यानी अभिक्षमता का ही एक हिस्सा होता है एटीट्यूड। ठीक है, अगर अभिक्षमता नहीं है तो एटीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है, अभिक्षमता से ही एटीट्यूड आता है। तो अभी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, और एटीट्यूड इसका ही वो है। के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि, कौशल और अवधारणाएं विकसित होती है। आवश्यक बुद्धि, कौशल और अवधारणा विकसित होती है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तो नहीं आएगी, है ना। तो नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित आवश्यक बुद्धि, कौशल, नागरिक अभिक्षमता के लिए, अवस्था व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए। अब नागरिक अभिक्षमता की बात है ना, तो क्या बाल्यावस्था करते हैं? प्रौढ़ावस्था तो काट दिया। मध्य बालकाल, किशोरावस्था नहीं, बाल्यकाल करते हैं दिखाना ना। 44 में गलत है, 44 में 4 है भाई, किशोरावस्था ही है, सही है, किशोरावस्था ही होगा इसमें ना, किशोरावस्था। व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित आवश्यक बुद्धि, कौशल, अवधारणा विकसित होती है किशोरावस्था। ये बताइए जो व्यवहारवादी कौन है? वैसे व्यवहारवादी वैसे बार्टसन है ना, व्यवहारवादी है। सूझवादी कौन है? सूझवादी है ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। ठीक है, और कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था? पावलोव है, पावलोव। तो ये बताइए नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो जीन पियाजे ने किसका दिया था? जीन पियाजे ने।
जीन पियाजे ने किसका दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर में से आ रहा है ना, तो क्रिया प्रसूत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है। चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने। चिंपा जो कुत्ता था उस पर किया था किसने? पावलोव ने। एसआर थ्योरी है ना, एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी किसकी है? वो उसकी है, क्या नाम है, ये पावलोव की। ठीक है, पावलोव। और प्रयास में त्रुटि वो थार्डाइक हो जाएगा। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था थार्डाइक ने। थार्डाइक ने दिया था। थार्डाइक यानी कि प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत थार्डाइक ने दिया था। और ये किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था थार्डाइक ने। ठीक है, और कौन सा है ये बताइए? फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? फ्रोबेल, किंडरगार्टन है ना, फ्रोबेल। ठीक है, मारिया मोंटेसरी किससे संबंधित थी? मारिया मोंटेसरी। इसके बाद में 16 पीएफ किसने दी थी? है ना, केटल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यानी कि केटल ने दिया था कौन सा है केटल का? 16 पीएफ। ये वो है ना केटल का बुद्धि, यानी कि भाई जो 16 जड़ी बूटी है ना वो चाय की केटली में। ठीक है, केटल से केटली, जो चाय की केटली है वो उससे केटल है। और जो चाय की केटली है उसमें 16 जड़ी बूटी डाल के अपन पी रहे हैं तो चाय किस प्रकार की तरल है ना, तो 16 ये जड़ी बूटियाँ हैं। इस प्रकार से याद कर रखा है आपको, जिस प्रकार से टेबल हो उस प्रकार से याद करें। तो बुद्धि का तरलता का सिद्धांत केटल ने दिया था। ये 16 पीएफ है। इसके बाद में और कौन सा रह रहा है? बुद्धि की आएगी वैसे बुद्धि आएगी वैसे विनय आएगा। ठीक है, साइमन विनय। आगे चलते हैं। सही कथन पहचानिए। बताइए भाई इसमें क्या करें? सही कथन पहचानिए। समंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। समंजन मतलब इंग्लिश देख लेनी चाहिए भाई। एकोमोडेशन रेफरेंस टू इजी, पता नहीं भाई, है ना। समंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। आत्मसातीकरण का तात्पर्य चिंतन प्रक्रिया के पल्लवन से है। समंजन और आत्मस्करण दोनों एक समान है। साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापन करने की प्रक्रिया से है। दोबारा से देखते हैं। सही कथन है ना। सीटेट के भी पेपर निकाल देना, आई बात समझ में, उससे मिलते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई लेगी इन एग्ज़ामों को। तो जो एनसीईआरटी है वही मापदंड है इन एग्ज़ामों का, आधार वही है, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो या फिर ईएमआरएस हो। अगर टीजीटी से है, छठी 9वीं और 10वीं किताब पढ़नी है, एकदम घोट के पी जाना है। अगर पीजीटी से है यानी फर्स्ट ग्रेड है तो 11वीं 12वीं जो आपकी सब्जेक्ट है उसको घोट के पी जाना है। पीआरटी है तो छठी से लेकर 8वीं तक की किताबों को पढ़ना है। कौन से सत्र की पढ़नी है? जो वर्तमान सत्र में चल रही है वो पढ़नी है। आंसर देखते हैं। सही कथन पहचानिए। समंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। आत्मसात्करण का तात्पर्य चिंतन प्रक्रिया के पल्लवन से है। पल्लवन। समंजन आत्मसात्करण दोनों एक समान है। ये समंजन समझ में नहीं आ रही है बात। साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया से है। चल दोनों ही देखते हैं। आत्मसात्करण का तात्पर्य चिंतन प्रक्रिया के पल्लवन से है। देखते हैं क्या है। दो करते हैं दखन, है ना। 45 4 है। हल्के में मत लेना भाई, कते एकदम दड़ा के बंद गलत जा रहे हैं क्वेश्चन। 45 में 4 है। 4 का मतलब ये है, ये क्योंकि समझ पे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपको 11वीं 12वीं की जो मनोविज्ञान है एनसीईआरटी वो पढ़नी पड़ेगी, और एनआईएस की जो बुक है ना मनोविज्ञान से संबंधित और जो सिलेबस में है वो घोट के पीना पड़ेगा, और कोई कुछ नहीं देखना है, और ऑल क्वेश्चन पेपर लिखाना है, तब जाके ये जो 50 क्वेश्चन है ये क्लियर होंगे। एनईपी के तो कर देंगे अपन, एनई का तो ज़्यादा सिस्टम नहीं है। सही कथन पहचानिए। साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापन करने की प्रक्रिया। साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया से है। ठीक है। समंजन और आत्मसातीकरण दोनों एक समान। अब इनमें पता नहीं लग पाता है कि भाई इस प्रकार से लगते हैं कि जैसे कि वो बीएड और बीएसटीसी का नहीं आते हैं कि भाई अगर कतई सही है तो वो 1 नंबर का है,
यानी कि अगर कतई सही है तो उस पर 3 नंबर है, और जो कुछ थोड़ा सा गलत है उस पर आपको 2 अंक मिलेंगे, और जो ज़्यादा ही गलत है उस पर 1 नंबर मिलेंगे, और एक पे 0, है ना। इस प्रकार से यानी कि ये सभी सही लगते हैं। तो साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापन करने की प्रक्रिया से है। समझन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। सही कथन पहचानिए, है ना। तो इसको ही पढ़ लेता हूँ। इनमें क्या गलती है भाई? समझन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। आत्मसातीकरण का तात्पर्य चिंतन प्रक्रिया के पल्लवन। सभी सही लग रहे हैं अपन को। तो समंजन और आत्मसातीकरण दोनों एक समान है ना। 4 है। निम्नलिखित में से किस आयु समूह के बालकों में सही या गलत का भाव प्रबल होता है? सही गलत की पहचान तो देख वे छोटा सा तो करेगा नहीं। तो 5 से 8 वर्ष का समझने लग जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। चलिए यही करते हैं। और 46 में गलत है, 9 से 11 है। 9 से 11 वर्ष। अच्छा, निम्नलिखित में किस आयु समूह के बालकों में सही या गलत भाव प्रबल होता है? 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष। ये हमारा ऐसे भाई है। बालकों में आत्मसम्मान और आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? बालकों में आत्मसम्मान, आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो सुन, बताइए करिए इसमें, तभी देखेंगे अपना आंसर। खुद से करने की कोशिश कीजिए, आई बात समझ में, और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये पढ़ के देखने के उसमें कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक है, खुद को एक्टिव करेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा याद होगा, आई समझ में। और डायरेक्ट पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे तो वो आपको, जैसे कि अगर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको 60% चीज़ें याद होगी, और अगर जैसे पढ़ के और इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 35, ठीक है 35 यहाँ पर खींच के 40%, है ना, इस प्रकार, यानी कि 30% याद हो। कुल मिला के बात ये है, 35% रख लिया अगर किसी का ज़्यादा आईक्यू है तो। आईक्यू से बड़ा क्या है? आईक्यू से है ईक्यू। ईक्यू का मतलब क्या है, क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंट। बालकों में आत्मसम्मान, आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? बालकों को अनिवार्य स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, ये तो सही है ना। नहीं। बालकों में पर्याप्त सुरक्षा भाव विकसित करते हुए उनमें प्रेम और स्नेह दिया जाना चाहिए, सही है। दैनिक कार्य में बालकों की स्वतंत्रता अनिवार्य प्रतिबंध, नहीं ये नहीं आएगा। बालकों में व्यक्तिपरता के भाव के प्रति सम्यक सम्मान दर्शाना चाहिए। बालकों में व्यक्तिगत प्रता के भाव के प्रति, हाँ ये नहीं आएगा, है ना। तो 47 में 3 सही है ये तो, है ना। 47 में 3, ठीक, 47 में 3 ये हटा दिया ना। बालकों को अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालकों में पर्याप्त सुरक्षा का भाव विकसित करते हुए उन्हें प्रेम और स्नेह दिया जाना है। और तो कुछ भी हो, लेकिन ये पेपर है ना एकदम ज़ोरदार बनाते हैं भाई, ठीक है, एकदम जानदार और शानदार। ठीक है, उनके ये जो गद्यांश होते हैं ना वो बहुत शानदार होते हैं। ठीक, और इनका जो सिलेबस होता है ना वो एकदम ज़ोरदार है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है आरपीएससी की तरह के भाई कहाँ से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन दे दिया, चल ये लीजिए। ठीक, इनका वो है, पहले ही बता देते हैं कि भाई एनसीईआरटी है, वहाँ से ही है, वहाँ से ही आएगा। एक भी अक्षर यानी कि कै, है ना, या ख, वो भी बाहर नहीं जाता है ना। ध्यान देना इस बात को। और आरपीएससी का कोई धड़ी धोड़ी नहीं। पढ़ते हैं तो क्या पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, करें तो किस चीज़ को कंटेस्ट करें, जिनसे बार बार पढ़े वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इनसे बेस्ट तो वो आरएसएस भी ही बेस्ट है ना। उसके शायद 5 या 6 क्वेश्चन ही बाहर जाते हैं, है ना। बाकी के सब क्वेश्चन छठी स्लेट 10वीं की हमारे राजस्थान से और ऑल क्वेश्चन पेपरों से आ जाते हैं। आने को तो आरपीएससी की भी 60 क्वेश्चन पेपर और जो एनसीईआरटी आरबीसी वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन भाई वो 30-35 का वो काफ़ी खेल हो जाता है ना, वो पता नहीं लग जाता है। उनका 30% पेपर है जो बाहर से ही आता है ना, उनका कोई पता ही नहीं लगता है। 60-65% वो किताबों से ही आता है। ऐसे नहीं है कि किताबों से नहीं आता है, लेकिन वो पूरा नहीं आता ना, वो बड़ी बात है। तो 47 में 3 ही हो गया। दैनिक कार्यों में बालकों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित तो नहीं की जाएगी। बालकों को अनिवार्य स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र। बालकों को पर्याप्त सुरक्षा का भाव विकसित करते हुए उन्हें प्रेम और स्नेह दिया जाना चाहिए, प्रेम और स्नेह। बालकों में व्यक्तिपरता के भाव के प्रति सम्यक सम्मान दर्शाना चाहिए। व्यक्तिपरकता मतलब क्या है भाई? रिस्पेक्ट मत शो ए
आइडिविडेंटली ऑफ द चाइल्ड। फिर निम्नलिखित में से क्या किसी विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? बताइए, करिए क्या करें इसमें, दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से क्या विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या किसी विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? संवेग, इमोशनल। इसका साहचर्य कतिपय मूलभूत मूल प्रवृत्ति से होता है। इसमें भावनाओं की प्रबलता प्रदर्शित होती है। यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है। यह प्रत्यक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है ना। एक बात ध्यान देना, जैसे कि अगर हिंदी टर्म्स की कोई तगड़ी वो समझ में नहीं आ रही है ना, तो इंग्लिश देख लेना वो उनसे, क्या कि आधा क्वेश्चन है ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो या फिर चाहे वो कोई जीके का ही है, लेकिन भारी भरकम शब्द है ना, तो वो उसको उसकी इंग्लिश देख लेते हैं ना, तो वो बढ़िया रहती है बात। निम्नलिखित में क्या किसी विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? इसका साहचर्य कतिपय मूल प्रवृत्ति से होता है। इसमें भावनाओं की प्रबलता प्रदर्शित होती है। यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र यह प्रत्यक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। पता नहीं भाई, आंसर देख लेते हैं। 48 में 3 है, 48 में 3 है, तो 3 का मतलब है विशेषता नहीं है। इसका साहचर्य कतिपय मूल प्रवृत्ति से होता है। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, युंग का कौन सा सिद्धांत था? युंग। या फिर वो जो था ना शेल्डन, से शारीरिक का सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। गिलफोर्ड यानी कि मछली के गलफड़े। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है ना, गिलफोर्ड ने दिया था, गिलफोर्ड। और हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का। ठीक, जैसे कि भाई पट रही है ये, अब पट रही है तो पटरी पे बहुबुद्धि लोग जा रहे हैं ना, ट्रेन बैठ कर, ऐसे कर रखा है गार्डनर से, है ना। गार्डनर पहले बड़े बूढ़े गार्डनर बोलते थे, जैसे कि मकान की जो छत है ना उनमें ये गार्ड है ना, इनको लगाते थे पहले, है ना, चीरी है ना उनको रोकने के लिए। तो वही उससे याद कर रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर यानी कि बहुबुद्धि लोग डोलते हैं, या फिर बहुबुद्धि लोग ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। जैसे जिस प्रकार से टेबल उस प्रकार से याद करें, लेकिन ये लंबा आपको तभी याद होगा जब आप किसी को से जोड़ेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर उसको किसी प्रकार से लिंक करेंगे। ठीक है, तभी आपको वो सही और सटीक तरीके से और करेक्ट करेंगे, तभी जाके आपका नेगेटिव नहीं जाएंगे। क्वेश्चन 48 में 3 है ना। अब ये बाकी और पढ़ लेते हैं, सही नहीं है। इसका साहचर्य कतिपय मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्ति से होता है। इसमें भावनाओं की प्रबलता प्रदर्शित होती है। यह प्रत्यक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। प्रत्यक्षण मतलब क्या है? प्रत्यक्षण, परफेक्शन, साइकोलॉजिकल चेंज। इट इज एसोसिएटेड विद सम बेसिस। मोहन किसी समकक्षीय समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता की अभिवृत्ति किसे कहते हैं? अभी, है ना। जब ये ऐसे याद कर रखा है, जैसे अभी का मतलब भीतर, तो अभिसारी चिंतन है ना, तो वो भीतर आ जाएगा, अभिवृत्ति। और एक है अभिवृत्ति है ना, तो अभिवृत्ति भीतर, तो अभिसारी चिंतन है ना, वो भीतर की ओर है। और अभिसारी चिंतन यानी कि अभिसारी आएगा ना, सुनो मेरी बात, जैसे कि अभिसारी है, भी से भीतर, तो वो तो है अंदर की ओर। ठीक है, और अभिसारी है ना, वो बाहर की ओर है, गुण 49 में देखते हैं आंसर। पहले क्वेश्चन तो करते हैं, ये क्या है जाता है। मोहन किसी समकक्षीय समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता की अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं? ये आ गया, देखिए, अभिवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड। अभिवृत्ति एटीट्यूड है।
अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, और अभिवृत्ति एटीट्यूड है, अभी। और अडेप्टेशन टुवार्ड्स ए फैमिली मेम्बर, इट्स इज ए आउटकम ऑफ। मोहन किसी समकक्षीय समूह का सदस्य है। समकक्षीय यानी कि एक उम्र के हैं, यानी कक्षा के समूह है ना। सदस्य और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता की अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है। यह निम्न किसका परिणाम है? परिवार तो आएगा ही नहीं इसमें। परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीनता की अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है, किसका परिणाम है? समकक्षीय है ना, तो गैंग का प्रभाव आ जाएगा। ये सही है, गैंग का प्रभाव है ये। फिर द्वितीय सामाजिकरण और प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार आता है गारंटी से, यहाँ पर विद्यालय आता है। नहीं, गैंग का प्रभाव करते हैं अपन दिखाना है। देखते हैं भाई कौन सा है ये। 49 में 4 है, 49 में 4 है, ये ले डूबा भाई, ये 4 है इसमें। द्वितीय सामाजिकरण है ये। हाँ तो सही है, प्राथमिक सामाजिकरण जैसे कि स्कूल है, विद्यालय है, परिवार है। मोहन किसी समकक्षीय समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता की अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड और व्यवहार विकसित हो गया है। यह निम्नलिखित किसका परिणाम है? प्राथमिक सामाजिकरण। अच्छा, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? करिए। जैविक दृष्टि से जीवन जन्म के समय आरंभ होता है। कौन से कथन सही है? जैविक दृष्टि से जीवन जन्म के समय आरंभ होता है। जैविक दृष्टि से जीवन जन्म के समय आरंभ होता है। विदित जीवन का शुभारंभ गर्भाधान के समय होता है। जैविक दृष्टि से जीवन गर्भाधान के समय आरंभ होता है। जैविक दृष्टि से जीवन के समय, विदित जीवन का शुभारंभ जन्म के समय से होता है। कौन से कथन सही है? विदित जीवन का शुभारंभ, विदित मतलब क्या है भाई? विदित मतलब क्या है? लीगली लाइफ, और बायोलॉजिकली है ना, बायोलॉजिकल को पकड़ते हैं। जैविक दृष्टि से जीवन जन्म के समय क्यों होगा जैविक दृष्टि से, है ना? जैविक दृष्टि से जीवन गर्भाधान के समय आरंभ होता है, ये सही है। जैविक दृष्टि मतलब बायोलॉजिकली लाइफ है ना। एक तो सी पकड़ ले, सी सही है। ठीक भाई, सी सही है। विदित जीवन का शुभारंभ जन्म के समय हुआ। विदित मतलब लीगली लाइफ मीन्स ब्रेथ। विदित जीवन का शुभारंभ जन्म के समय से होता है। ये सी और डी सही होना चाहिए भाई। देखते हैं दिखाने। ले बजरंग बली का नाम 50 में 3 सही है। 50 में 3 सही है, सी और डी। जैविक दृष्टि से जीवन गर्भाधान के समय आरंभ होता है। गर्भाधान जैविक यानी कि बायोलॉजिकल। विदित जीवन का शुभारंभ जन्म के समय में होता है। तो बायोलॉजिकल लाइफ विंग टू कॉन्सेप्ट, लीगली लाइफ विंग्स एट ब्रेथ। सृजनशीलता के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सृजनशीलता के बारे में निम्नलिखित क्या गलत है? सृजनात्मक चिंतन समृद्ध चिंतन नहीं हो सकता, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये समृद्ध है क्या? क्रिएटिव ए थिंकिंग कैन नॉट बी ए क्लोज्ड थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कैन नॉट बी क्लोज थिंकिंग। सृजना चिंतन समृद्ध चिंतन नहीं हो सकता। क्या गलत है? सृजना चिंतन समृद्ध चिंतन, समृद्ध का मतलब क्या है? जब क्रिएटिव थिंकिंग कैन नॉट बी चिंतन नहीं हो सकता, गलत है ना। सृजन क्षमता सार्वभौमिक नहीं होती। सृजनात्मक अभिव्यक्ति हर्ष और संतोष का स्रोत है, ये बात तो सही है। सृजनात्मक योग्यताएं पोषित और पल्लवित की जा सकती है, ये भी बात सही है। तो देखा ना, ये सही है। सृजन क्षमता सार्वभौमिक, अब ये सार्वभौमिक थोड़ी होती है भाई। कोई खेलने में रुचि नहीं है, कोई को जैसे कि
लकड़ी के खिलौने बनाने में या फिर इस प्रकार के वो करने में रुचि है, तो वो सृजनात्मकता ही तो आएगी, चाहे चीज़ों से जोड़ तोड़ के। सृजनात्मक चिंतन समृद्ध चिंतन नहीं हो सकता। चलिए 2 करते हैं थकान, है ना, 2 करते हैं। 51 51 2 सही है, 51 में 2 सही है, ये हटा दिया ना। सृजनात्मक चिंतन समृद्ध चिंतन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये सही है। सृजनात्मक चिंतन समृद्ध चिंतन नहीं हो सकता है, ठीक है। समृद्ध सृजनात्मक अभिव्यक्ति हर्ष और संतोष का स्रोत है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति हर्ष और संतोष। सृजनात्मक योग्यताएं पोषित और प्रलोभित की जा सकती, सही है। जैसे कि कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि उसने कोई लकड़ी से बनाया कुछ वो, तो टीचर को चाहिए कि हाँ शाबाश बेटा आप सही कर रहे हो, अब आप कल इन चीज़ों का कुछ चीज़ दे दीजिए स्कूल से कि आप कल इनका ये बना के लाना, तो वो हो जाएगा ना पोषित करना। आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में क्या लोकतांत्रिक समाज का आदर्श है? आपकी दृष्टि में क्या लोकतांत्रिक समाज का आदर्श है? लोकतांत्रिक समाज का शक्तिशाली नहीं, ये तो नहीं आएगा। आज्ञाकारी अध्येता वृत्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान, नेता के मत पर विश्वास है, नहीं। प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान, प्रबुद्ध मतलब रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, ओबीडेंट फॉलोशिप, ओबीडेंट आज्ञाकारी नहीं, ये 3 करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान, बामन गलत, बामन में 3 सही तो है। तो फिर प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान, इंग्लिश काम करेगी भाई। रेस्पेक्ट फॉर द इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, रेस्पेक्ट फॉर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, देख लेना भाई, देख इंग्लिश इतनी ज़्यादा है नहीं है कि धूम धड़ाके से बोल दी जाए, लेकिन काम चल जाएगा। प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान। फिर निम्नलिखित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से क्या अधिगमकर्ता मतलब लर्निंग की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है? न्यूनतम अधिगम और भूतकालीन अधिगम का प्रयोग, स्थिति की मांगों को पूरा करना, ठोस नीतिगत निर्णय करना, नैतिक निर्णय लेना, अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान। जब इसमें माइनर सही डिफरेंट है, देखते हैं, दोबारा देखते हैं, बताइए क्या करें भाई इसमें, दीजिए आंसर। निम्नांकित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है? योग्यता का परीक्षण नहीं हो सकता है। Which of the following cannot be test a minor's intelligent ability of a learner? निम्नलिखित में क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? ठोस नीतिगत निर्णय करना, नैतिक निर्णय लेना। नैतिक निर्णय तो सही है, लेकिन ये ठोस समझ में नहीं आ रही बात। स्थिति की मांगों को पूरा करना तो है। नूतन अधिगम और भूतकालीन अधिगम का प्रयोग है। अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान है। यही लग रहा है, ये ठोस नहीं आता। अगर लचीला होता ना तो फिर हो जाता है। देखते हैं 53 में 4 है। 53 में 4 का मतलब है नहीं हो सकता, ये नहीं है भाई। इसमें आई बात समझ में? मापन का परीक्षण नहीं हो सकता है। अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम कन्फर्ट बाई हियर हिम, ठीक है, तो ये नहीं है। नूतन अधिगम और भूतकालीन अधिगम का प्रयोग, स्थिति की मांगों को पूरा करना, ठोस नीतिगत निर्णय करना, ठीक है, ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय देना। पल्ले नहीं पड़ रही है बात। नूतन अधिगम और भूतकालीन अधिगम का प्रयोग। भूतकालीन अधिगम क्या होता है भाई? यानी कि भूतकाल में बच्चे का जो चरित्र व्यवहार वो किस प्रकार का रहा है। भूतकाल में जैसे कि छठी में है तो भाई 5वीं में ये किस सब्जेक्ट में होशियार रहा है, यहाँ पर रहा है, चौथी 5वीं वगैरह की जो क्लास है उनमें। स्थिति की मांगों को पूरा करना,
ठीक है, ये तो ठीक है। ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय, ठोस ठोस भी होना ज़रूरी है भाई। ठीक है, लचीले लचीले से नहीं पार पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे को कैसे पता लगेगा कि भाई जो आग पे हाथ लगाएंगे तो वो गलत है। अब आप ठोस व्यवहार करेंगे, कठोर व्यवहार करेंगे, ठीक है, जब ही तो पता लगेगा बच्चे को। अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान, ये नहीं है। उत्तम स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उत्तम स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित का अर्जन शामिल है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए अपेक्षित कौशल, राष्ट्र के लिए अपेक्षित कौशल, विषयों का ज्ञान, जीवन कौशल। उत्तम स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्यतः निम्न किसका अर्जन शामिल है, मुख्यतः। तो सबसे बेस्ट कौन सा आएगा इसमें, जीवन कौशल, या विषयों का ज्ञान, या फिर राष्ट्र के लिए अपेक्षित कौशल, या स्वस्थ व्यक्ति के लिए अपेक्षित कौशल। अगर राष्ट्र की बात आ गई ना, तो ये स्कूल की बात कर रहा है। स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, इसमें से किसका अर्जन शामिल है, तो विषयों का ही आएगा। तो इसमें कि जीवन कौशल करेगा, देखते हैं, विषयों की बात करते हैं अपन। तो 54 में गलत है, 54 में 4 है, जीवन कौशल है भाई, जीवन कौशल है ये। किसका अर्जन शामिल है, जीवन कौशल का, गलत गया भाई, विषयों का ज्ञान नहीं है, विषयों का ज्ञान नहीं है, जीवन कौशल है। ठीक है। गरिमा नामक छात्रा अन्य व्यक्तियों की नकल करने लगती है और प्रतिवर्ष क्रियाओं से लेकर जानबूझकर किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है। तो बताएं कि पियाजे के विकास चरण के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास किसका है, पियाजे का है, कि किस चरण में है, बताइए भाई। दोबारा से देखते हैं, है ना, दोबारा से देखते हैं। गरिमा नामक छात्रा अन्य व्यक्तियों की नकल करने लगती है और प्रतिवर्ष क्रियाओं से लेकर जानबूझकर किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है। तो बताइए कि पियाजे के विकास चरण के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। तो संवेदी तो नहीं आएगा ये, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संख्या, औपचारिक संक्रियात्मक। क्या करें इसमें, संवेदी प्रेरक कर दें, पूर्व संक्रियात्मक कर दें, मूर्त का तो मतलब जैसे कि ये दिख रहा है तो वो मूर्त है। औपचारिक क्या विशेषता बता रहा है, किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है, लगती है प्रतिवर्ष क्रियाओं से लेकर जानबूझकर किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, देख लेते हैं आंसर। 55 में एक है, एक का मतलब संवेदी प्रेरक है भाई, इसमें संवेदी प्रेरक, अच्छा संवेदी प्रेरक है। पाठ्यचर्या निर्माण में जीवन केंद्रित उपागम के सिद्धांत की उपेक्षा करना। उपेक्षा का मतलब क्या है और अपेक्षा का मतलब क्या है, कि मुझे आपके फेरने की अपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी, ठीक है, और सरपंच उपसरपंच की उपेक्षा कर रहा है। पाठचर्या निर्माण जीवन केंद्रित उपागम के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। पाठचर्या निर्माण में जीवन केंद्रित उपागम के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम, समस्या समाधान के लिए अधिगम। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, पूरा भी हो जाता है लेकिन है ना पता नहीं चल पाता है कि भाई क्या पूछ रहा है और क्या देना है। ये खासियत है EMRS की। पाठचर्या निर्माण जीवन केंद्रित उपागम, जीवन केंद्रित उपागम के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम, समस्या समाधान के लिए पता नहीं है क्या है। 56 में 4 है, 4 का मतलब है ये ऑफिशियल आंसर की सही है, समस्या समाधान के लिए अधिगम उपेक्षा करता है। जानने के लिए अधिगम है, करने के लिए अधिगम है, साथ रहने के लिए अधिगम है। D है इसमें, समस्या समाधान के लिए अधिगम।
निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण है? अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण है। अधिगम के लिए आकलन। Which of the following is the example of assessment of learning? अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण है। लर्निंग के लिए आकलन है ना, तो गृह कार्य का आकलन, उपाख्यानात्मक अभिलेख, छात्रवृत्ति परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो गृह कार्य करें क्या? तो इसमें 57 में एक है गृह कार्य का आकलन, ये तो सही गया भाई। निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण है? गृह कार्य का आकलन है। फिर अधिगम का न्यूनतम स्तर के नज़रिए से लाया गया था। अधिगम का न्यूनतम स्तर के नज़रिए से लाया गया था। अधिगम का न्यूनतम स्तर अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार लाने, अधिगम गुणवत्ता में सुधार करने, कक्षा वातावरण में सुधार करने, विद्यालय में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने। यही बढ़िया सा लग रहा है। अध्यापक प्रशिक्षण में यही करते हैं दिखाना। 58 में 2 गलत है भाई, 58 में 2 है। के लिए लाया गया था। अधिगम गुणवत्ता में सुधार करने, अधिगम का न्यूनतम स्तर, अधिगम गुणवत्ता में सुधार करने के नज़रिए से लाया गया था। अच्छा, गुणवत्ता में सुधार करने। अनुभवात्मक अधिगम में, अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका निम्न कौन सी नहीं है? सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना, कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना जिसके प्रति वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों को उसमें प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए कहना। शिक्षण के लिए शैक्षिक और प्रोत्साहन देने वाले पहलुओं के बीच एक संतुलन की भावना का पता लगाना। अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका निम्न से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अध्यापक की भूमिका में कौन सी नहीं है? और अनुभवात्मक अधिगम में सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके के अधिगम अनुभव तक पहुंचना, विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना जिसके प्रति भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों में प्रासंगिक अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के स्वयं क्यों कहेंगे भाई? और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए कहना। शिक्षण को प्रोत्साहन देने वाले पहलुओं के बीच एक संतुलन भावना पता करना, ये तो है ना? देख, ये तो है, ये भी है। सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना, शायद स्वयं, विद्यार्थियों का स्वयं, ये 3 करते हैं। गुणशिट ये तो सही है। गुणशिट में 3 ठीक है, गुणशिट में 3 है, तो ये हटा दिया। सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना, सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना, विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना जिसके प्रति भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है। शिक्षक के शैक्षणिक और प्रोत्साहन देने वाले पहलुओं के बीच एक संतुलन की भावना का पता लगाना। एक प्रभावी अध्यापक, अब ये ना छोटा सा ही लग रहा है क्वेश्चन तो, लेकिन देखते हैं दिखाना हो जाता है। अपनी कक्षा को अच्छी तरह संभालता है, सही है। अपने विषय को भलीभांति जानता है, सही है। विद्यार्थियों स्वयं सीखने में सहायता करता है, स्वयं सीखने में सहायता करता है, सही है। अपने विद्यार्थियों का ध्यान रखता, ये फंसा रहा है। अपने विद्यार्थियों का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। एक प्रभावी अध्यापक अपने विषय को, है ना, तो विषय ही की बात है और क्या। अगर विषय ही नहीं जानेगा तो फिर वो क्या ही मतलब है ना, तो 2 ही करते हैं। 60 में गलत है इसमें तो भाई, 60 में 3 है, 60 में 3 है। विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, अपने विषय को भलीभांति जानता है, अपनी कक्षा में अच्छी तरह संभालता है, अपने विद्यार्थियों का ध्यान रखता है। अभी होने को तो ये गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन एग्जैक्ट ये सही है।
संरचनावाद में निम्नलिखित किस आकलन में कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता है? संरचनावाद नहीं अपनाया जाता है। संरचनावाद की आएगी तो मौखिक चर्चा नहीं है, और तो सब चल जाएगा। इकाई परीक्षण, हस्तक्रियाएं, नहीं सुन जा। मनोदशा मानचित्रण, मानचित्रण, मौखिक चर्चा। संरचना में मौखिक चर्चा तो बिल्कुल नहीं आएगी। चल दो ही, ये एक करते हैं। 61 गलत, 3 है भाई। 3 कैसे है भाई इसमें? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? मूल्यांकन किधर गया? इकाई परीक्षण कौन सा है ये? 61 में 3 है। 61 में 3 है। 61 में 3 ही है भाई। 61 में 3 नहीं अपनाया जाता। संरचनावाद में किस आकलन कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता? मौखिक चर्चा, मौखिक, मनोदशा मानचित्रण, हस्तक्रियाएं। अब ना हस्तक्रिया में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मनोदशा मानचित्रण, लेकिन मनोदशा में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मानचित्रण दे दिया, इस वजह से दिमाग खराब हो गया। और ये मौखिक चर्चा है ये तो, ठीक। तो 61 में 3 है। 61 में 3 है भाई। इकाई परीक्षण, कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता। संरचनावाद में निम्नलिखित किस आकलन कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता? मौखिक चर्चा, मनोदशा मानचित्रण, हस्तक्रियाएं हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर ही देख लेते हैं भैया, नहीं पड़ेगी पार। 62 में 3 है। 62 में 3 का मतलब है कथन सही है। ये जो है ना बड़ा, ये है मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। डायग्नोस्टिक्स किसको कहते हैं? निदानात्मक को। कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्नों को एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं होगा? कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्नों को एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं होगा? उत्तर की लंबाई, उत्तर की विषय वस्तु, उत्तर की अवधि, उत्तर की गंभीरता। लंबाई, विषय वस्तु। 63 4 है। 4 का मतलब ये है, कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्नों को एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का, ठीक है भाई। आपको 100 क्वेश्चन अब लिखना है, 100 शब्दों में या फिर 200 में या फिर 150 में। एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं होगा। उत्तर की गंभीरता, ठीक, बदलने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब अगर आप शॉर्ट में चीज़ चाहेंगे ना, तो फिर वो गंभीरता नहीं आएगी उस बात में। आई बात समझ में? जैसे कि अगर कोई बताए कि भाई चीन जापान में युद्ध हो गया है ना, चीन जापान में युद्ध हो गया, तो अगर शॉर्ट और सीमित में कहे कि भाई चीन ने ना जापान के वो था ना ताइवान को लेकर उस पर आक्रमण कर दिया, बस ये हो गया, तो ये फिक्स हो गए ना, 10 या 20 शब्द हुए। लेकिन अगर निबंधात्मक ही लिखेगा ना वो, तो फिर ये अच्छी तरीके से ढंग से लिखा जाएगा। ये 63 में 4 है। उत्तर की गंभीरता, कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्न में एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को बदलने का कोई लाभ नहीं है? उत्तर की गंभीरता। और बाकी है उत्तर की लंबाई, उत्तर की विषय वस्तु, उत्तर की अवधि। फिर छात्रों को एक समय बनाते समय निम्नलिखित किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए? तत्काल मूल्यांकन की संभावना, व्यवस्थित उपागम की संभावना, मुफ्त पारस्परिक क्रिया की संभावना। छात्रों को एक समय बनाते समय निम्नलिखित किस अनिवार्य है ना समूह ध्यान रखना चाहिए? तत्काल मूल्यांकन की संभावना, समूह की बात है ना जब, व्यवस्थित उपागम की संभावना, मुफ्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, समान सहभागिता की ही बात करते हैं। जैसे कि अब 10 साल का है तो उसके साथ में 9-10 साल का ही तो करेंगे आप, ये थोड़ी कि उसमें 5-6 साल के एक बच्चे को ऐड कर देंगे। देखते हैं 64 में 3, 64 में 3,
छात्रों के एक समूह बनाते हैं ना, ये है भाई अनिवार्य बात। मुफ्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, गलत गया। मतलब क्या है इसका, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन। मुफ्त पारस्परिक 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 को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। एवोल्यूशन, अप्रोच, इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन। 3 है भाई इसमें, 64 में 3। इकाई योजना में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? इकाई योजना किसकी? हार्वर्ड की पंचपदीय है। मॉरिसन, गैरीसन है ना, मॉरिसन गैरीसन है ना, हार्वर्ड की पंचपदीय है। और याद नहीं आ रहा, जब 65 में 4 है। इकाई योजना में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? इकाई परीक्षण नहीं होती है। इकाई में शामिल बड़ी और छोटी संकल्पनाएं। इकाई को पढ़ाने के लिए उप इकाई वार अपेक्षित पीरियडों की कुल संख्या। उप इकाई वार प्रयोग की जाने वाली विधि और कार्यनीति। ठीक, तो इतना ही काफ़ी है भैया ना। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्न में क्या नहीं होती है? देखते हैं है ना। तो ये क्या बताया था इसमें, 64 में। तो 65 में 4 है। 65 में 4 इकाई परीक्षण शामिल नहीं। इकाई में शामिल बड़ी और छोटी संकुलन। इकाई को पढ़ाने के लिए उप इकाई बार अपेक्षित पीरियड कुल संख्या। उप इकाई बार प्रयोग की जाने वाली विधि और कार्यनीति। अब एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्न में क्या नहीं होती है? सक्रिय छात्र की, इसको तो कर देंगे, अन्वेषी प्रश्न पूछना, अन्वेषी, आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस। ठीक है, बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता में क्या नहीं होती? सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना। बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहना। बार बार स्वेच्छा से योगदान। चार 66 2 है। 66 में 2। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्न में से क्या नहीं होती? एक सक्रिय छात्र की बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना। अन्वेषी प्रश्न पूछना, ये तो सही है। सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये भी सही है। बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहना, इसने दिमाग खराब किया था। ये विचार और प्रश्न पैदा करना, विचार अब विचार और प्रश्न पैदा होंगे तभी तो वो एक्टिव होगा। ये दिमाग की बात कर रहा है भाई, तो दिमाग से ही तो बाहर आएगा। जो विचार आता है वो दिमाग में तो आता है, दिमाग में आता है तभी तो वो फिर अपना काम करते हैं। ये 2 है भाई इसमें ना, क्या नहीं होती है? 2 नहीं होता है, बाकी सब सही है। बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार प्रश्न पैदा करना, दिमाग। एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों को कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? रेटिंग स्केल। 67 रेटिंग स्केल, ये तो सही गया भाई, रेटिंग स्केल। एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? रेटिंग स्केल। तो ठीक है ना, इनको बाद में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छी तरीके से लिखाना है, ठीक है। चल ऐसे नहीं है और ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। कुल मिला के सिर्फ 22 या 23 है ना, जो 23 में लगी है इसकी EMRS की, NVS वगैरह इनकी, है ना। तो 23 से लेकर अब तक के भी जितने भी पेपर देख लिए ना आपने, चाहे DSSB के हो चाहे अपने हो, ना, तो वो उससे ही काफ़ी काम हो जाएगा। और NCERT की जो वर्तमान सत्र की। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।